जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के मन में हो कि नहीं सिर्फ यूपीएसआई के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, रेलवे, हर जो भी एग्ज़ाम आते हैं सब एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट जिसमें 40 क्वेश्चन है और कोशिश की जाए कि इस 40 क्वेश्चन को करने में हम लोग को बहुत से ज़्यादा समय लगे तो 30 से 35 मिनट। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस में आते रहेंगे अपने टाइम को और कम करते रहेंगे। यही टाइम मेरा घटकर 20 से 25 मिनट होना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम हम लोग कम करते जाएंगे उतने ही समय हम लोग अपने एग्ज़ाम में बचा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है एक अनुक्रम 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपके अनुक्रम या पद लिखे हुए हैं वो यहाँ से बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। यानी 4 पद जो हैं वो इस श्रेणी के बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमें पहला काम ये करना है कि 2007 तक अगर आप चलें तो ये 4 पद जो रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार रिपीट होंगे। तो 4 पद रिपीट हो रहे हैं, 4 से भाग कर दीजिए। तो आप 4 से भाग करेंगे तो देखो 4 पंचे 20, 0 4 करना हम 4, यानी 501 बार ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। अब देखो बच कितने गए, 3। तो 3 पद या 3 टर्म ऐसे होंगे सेम वैसे ही लिखे जाएंगे। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि 500 बार तो ये वाला पूरा रिपीट होगा 501 बार, और उसके बाद प्लस इसमें 1 2 और 3 ये हो जाएंगे। तो टोटल देखो 501 बार रिपीट हो गया और 3 पद, यानी कुल मिलाकर 2007 पद हो जाएंगे। देखो जो रिपीट हुए हैं ये 4 पद, इन चारों पदों का योग कितना है, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और ये रिपीट कितनी बार हुआ है, 501 बार, यानी ये 501 पदों का योग हो जाएगा 50 10। बचे तुम्हारे पास कितने हैं, 1 2 और 3, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल योग कितना बन गया, 5 0 1 6, यानी 5016। सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहला पन्नालाल एक वर्ष में 100% लाभ कमाते हैं और कुल पूंजी यानी कि प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% दान कर देते हैं। यही प्रक्रम दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष भी चलता है। तीसरे वर्ष के अंत में उनके पास 16,875 की धनराशि बचती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई राशि क्या थी। तो चलिए देखिए भाई, इसको लगाने का देखिए सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग। पहले ये मान लेते हैं कि 100 था, ठीक, 50% लाभ हो गया, राशि हो गई 150/100, जिसमें से 50% इन्होंने दान कर दिया तो बचा कितना, 50/100। ठीक, अब ध्यान रखना ये 50% जो दान किए हैं और जो बचा है दोनों राशियां आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। 50-50 का हुआ, आधा गया आधा बचा। तो अगर आप आधा बचा हुआ निकाल लेंगे तो वही राशि किसके लिए बराबर हो जाएगी, जो दान की गई। तो इतनी जो प्रक्रिया आप किए हैं, ये वाली प्रक्रिया, इतनी प्रक्रिया जो है ये हमारे पहले वर्ष के अंत की है, ये प्रक्रिया फर्स्ट वर्ष के अंत की है। ठीक, अब इसके आगे देखो, जब हम लोग और आगे चलेंगे तो जो लास्ट ईयर के अंत में इतना बचेगा फर्स्ट ईयर के, इसमें फिर से मुझे 50% का लाभ होगा, यानी 150/100। ठीक, उसके बाद 50% दान हो जाएगा, यानी 50/100 बचेगा। कोई दिक्कत। जब ये हो गया तो इतनी राशि जो हो गई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से इस वाले हिस्से से यहाँ तक की जो राशि हो गई, ये पूरी राशि सेकेंड ईयर के अंत की हो गई। क्लियर। अब इस राशि में फिर से 50% बढ़ेगा और 50% दान हो जाएगा। तो ये हमारे पास बची हुई राशि हो गई। इस प्रकार इतनी जो राशि है ये हमारी बराबर किसके है, ये जो ऊपर दी गई
16, 8, 7, 5 इसके बराबर है। मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड वर्ष के अंत में कितनी राशि होगी, तो सेकंड वर्ष के अंत में देखो कितनी राशि बच रही है यहाँ तक, यानी मुझे इसका मान निकालना है, इतने हिस्से का। अब बताओ अगर इतने हिस्से का मान निकालना है तो ये टोटल वर्ष सेकंड ईयर के लास्ट की है, तो बस इसको निकाल लो, यानी ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को कहाँ भेज दिया जाए, इस तरफ। देखो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16,875 गुणे ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 100, नीचे कितना हो जाएगा 150 गुणे 50। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 15 से इसको काट दीजिए, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15 बचा 3, 15 दूनी 30, 15 बचे 75। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, हो गया कितना 20। अब ये 20 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 4 1 5 2 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 22,500। बात समझ में आ गई। तो इस तरह इसको आपको लगाना था। ये जो राशि है शेष बची हुई राशि है। अब अगर शेष बची हुई राशि इतनी है तो 50% ही तो बचाता था, तो जो 50% बचाया तो 50% दान किया, यानी यही राशि दान की होगी। बात क्लियर है, तो आंसर हो गया 22,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है और P Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। देखो अगर P हमारा एक अभाज्य संख्या है और इसने Q स्क्वायर को भाग किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने Q इंटू Q को भाग किया बटे P। अगर P अभाज्य है तो एक चीज आप क्लियर समझ रहे होंगे कि ये अपने ही गुणनखंड को भाज्य करेगा, अपना ही कोई एक फैक्टर, जिसका ये फैक्टर होगा उसी को ये भाज्य करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया 7 एक अभाज्य है तो P हो गया 7। अब ये भाग या तो 7 को करेगा या फिर 7 के फैक्टर जो हो सकता है 14 को करेगा। ठीक, अब बताओ अगर 14 को करे चाहे 14 को स्क्वायर, तो बात तो एक ही है, 7 7 2 बार आ जाएगा। यानी Q के जितने मल्टीपल होंगे वो सारे P से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। तो 3 देखो Q के मल्टीपल में, ये भी सही हो जाएगा, ये भी मल्टीपल में, ये भी सही हो जाएगा, ये भी मल्टीपल है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीपल क्या नहीं है, Q+1, यानी Q+1 ऐसी संख्या होगी जिसे P विभाजित नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप समझना चाहें तो अगर 7 था तो 7 में कितना हो जाएगा जुड़ के 8, अब 8 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीरू ने 5% साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये का निवेश किया। 2 साल बाद 10% साधारण ब्याज की दर से वीरू ने, अगला क्वेश्चन क्या है कि वीरू ने 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये निवेश किया और 2 साल बाद जय ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 8,000 रुपये का निवेश किया। वीरू के निवेश से कितने वर्ष बाद दोनों की राशियां बराबर हो जाएंगी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग लगाएंगे। देखो 10,000 रुपये निवेश किया किसने, वीरू ने। ये निवेश किसका है, वीरू का। और कै परसेंट पे है भाई, 5%। तो अगर 10 की दर से 10,000 पर 5% की दर से देखा जाए तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 500 रुपये। फिर जय आया, उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक, और 8,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किया तो कै परसेंट की दर से कर रहा है वो, 10% की दर से। इस प्रकार से उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आगे चलकर भविष्य में कभी भी राशियां समान हो रही हैं तो इसका हमेशा एक कॉमन चीज आपको दिखेगी कि जो छोटी राशि होगी उसका ब्याज दर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी छोटी राशि पर मिलने वाला ब्याज हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पर बड़ी राशि पर आपको 500 ब्याज मिल रहा है और छोटी राशि पर 800 मिल रहा है। यानी प्रति वर्ष छोटी वाली राशि कितना ज़्यादा हो जाएगी, 300 ज़्यादा होगी।
और हमें अंतर कितने का दिख रहा है भाई? अंतर दिख रहा है 2000 का। अंतर कितने का दिख रहा है? 2000 का। ठीक है, तो अब एक वर्ष में 300 का अंतर कवर होगा, तो हमें अंतर कवर करना है 2000 का। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो जय है वो आया है कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो अगर 2 साल बाद जय आया है तो वीरू को प्रतिवर्ष 500 भी मिल रहा है, देखो ब्याज के रूप में। तो 2 साल में उसे ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा? 500 गुणे 2। ये वीरू के, ये भाई साहब के 2 वर्ष का क्या है? ब्याज है। तो इनका ब्याज कितना हो गया? 1000। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वीरू जो है वो जय से कितने रुपए ज्यादा हो गया? 3000। और एक साल में जय कितने रुपए ज्यादा पा रहा है? 300। तो 3000 रुपए की पूर्ति के लिए उसे कितने साल लगेंगे भाई? 10 साल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये जो ईयर आप निकालते हो, ये जो बाद में आता है उसके लिए है। तो जय के पास से, यानी कि जय के पास से, जय वाले से 10 साल बाद, ठीक। और अगर वीरू से पूछे तो वीरू जो था वो जय से 2 साल पहले था, यानी कि वीरू वाले से कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो वीरू वाला पूछा किससे है? वीरू से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 साल। कितना हो जाएगा? 12 साल। बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं। चलिए इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। देखो बेसिक मेथड कैसे लगेगा। हम ये मान ले रहे हैं कि वीरू जो था इसको समय लग रहा था t। तो जब हमारा जय का टाइम लेंगे तो भाई जय 2 साल बाद आया था, यानी t-2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष बाद उनकी राशियां बराबर होंगी। राशियां बराबर होने का मतलब उनका मिश्रधन बराबर होगा। तो मिश्रधन हमारा होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। देखो वीरू का जो मूलधन है वो 10,000 है, ये हो गया मूलधन। अब इसको हमें ब्याज भी इसका लिखना है, तो प्लस ब्याज क्या होगा? PRT/100। तो PRT यानी P हो गया 10,000, R की वैल्यू हो गई 5, समय हो गया T, और बटे में 100, बटे में 100। अब इसी तरह हम जय का लिखेंगे तो जय का मूलधन है 8,000, ठीक, प्लस अब ब्याज लिखिए 8,000 प्लस 8,000 इंटू PRT/100 होगा ना, 8,000 इंटू R की वैल्यू है 10%, टाइम हो जाएगा T-2, ये तो होगा, और बटे में आपको कितना हो जाएगा? 100। 8,000 के नहीं, इसके बटे में सिर्फ रहेगा, ठीक, बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे बटे में हो गया 100। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। देखो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा 10,000, 1 2 3 4 प्लस 500T मिलेगा बराबर, इधर हो जाएगा 8,000, देखते चलिएगा, प्लस 800T, 800 बचेगा ना बाहर, 800T। ये देखो 80 और 10, ये हो जाएगा 800, फिर 800 का गुणा इसमें होगा, 800T हो गया, फिर माइनस ये वाला साइन, 8 दूनी 1600। कोई दिक्कत? T को एक तरफ और शेष वैल्यू एक तरफ, तो ये जो इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा प्लस में, और ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस में। तो मेरे पास हो गया 300T। 300T बराबर ये इधर, और ये वाला डाटा भी इधर लेके चले जाना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इधर बचेगा 3600। कितना बचेगा? 3600। इसको काट दीजिए तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वर्ष। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक वाला मेथड। ये तरीका बेसिक वाला है। तो वीरू से देखो, वीरू को आपने T माना था ना, तो वीरू के समय से 12 वर्ष बाद, और जैसे पूछेगा तो यहाँ पे रख देना 12 - 2, यानी कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग वैसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से, और एक तरीका आपका ये बेसिक वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है यदि पहला पद 64 सार्वधातुक 3
3/4 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। अब अगर आप गुणोत्तर श्रेणी वाली क्लास देखे हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस वाले मैंने डायरेक्ट बताया था चौथा पद है तो एक कम करके पावर कर दो तो 3/4 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 27/64 गुणे पहला पद कितना है 64, 64 से 64 खत्म, यानी आंसर कितना हो गया 27। कुछ भी नहीं करना, हमेशा गुणोत्तर श्रेणी जैसे ही मिल जाए पहला पद पता हो सार्वंतर पता हो तो जौन सा पद पूछे उसमें एक कम करके सार्वंतर पावर चढ़ा दो बस, उसके बाद पहले पद में गुणा कर दो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेस में एक दौड़ 100 मीटर की दौड़ है जिसमें ए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और ए बी को 8 मीटर की बढ़त भी देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रेस जो है वो 100 मीटर की है, ठीक। तो ए यहाँ पे खड़ा है और बी को इसने 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी 8 मीटर का उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। तो बी भाई साहब रेस में 100 मीटर नहीं दौड़ रहे, कितना दौड़ रहे हैं 92 मीटर। बात समझ गए। उसके बावजूद ये 8 सेकंड से हार जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये निकालें ए को पूरी रेस दौड़ने में समय कितना लगा। तो देखिए ए 100 मीटर पूरा दौड़ेगा, दूरी हो गई, बटे में उसकी चाल कितनी है 5, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 चला जाएगा ऊपर, 25 चौके 100, 18 चौक 72, यानी कि इस रेस को पूरा करने में ए को कितना समय लगा 72 सेकंड। देखो अब बी हारा है और 8 सेकंड से हारा है, इसका मतलब बी उसी रेस को दौड़ने में 8 सेकंड ज़्यादा लेगा। तो अगर हम बी का समय निकालें तो बी का समय हो जाएगा 72 + 8, यानी बी को इस रेस को दौड़ने में कितना समय लग रहा है 80 सेकंड, ठीक। और बी की चाल पूछा है, बी की चाल हो जाएगी डिस्टेंस। अब बी पूरा 100 तो चल नहीं रहा, चल रहा है कितना 92/80, ये है मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा 18/5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब 18/5 से गुणा कर दीजिए, देखो 4 से काट दीजिए, 23 चौका 92, 20 चौक 80, ऊपर गुणा करा लो, 18 × 54 की 4, देखो यूनिट प्लेस पे एक में ही 4 है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटे में आपका 100 बनेगा, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। बात क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। अब ध्यान रखिए विक्रय मूल्य के 2/5, यानी मेरे पास 2 विक्रय हैं, एक ओरिजिनल और एक चेंज हुआ। देखो ओरिजिनल विक्रय अगर 5 है तो इसको बेचा आपने कितने पर था 2 पर, और जब आप 2 पर बेच रहे हैं तो उसे 27% की हानि हो रही है, यानी जो हमारी वस्तु है वो बिक कितने में रही है 73 में। कितने में बिक रही है 73%। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि इसे हम इसके 84% पर बेचें तो बताओ 5 का 84% हो जाएगा 4.2। अब देखना ध्यान देना 2 की वैल्यू पता है, 4.2 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस 4 को देखूं तो 2 का 2 गुना 4 होगा, तो इसका 2 गुना कर दो, इसका जब आप 2 गुना करेंगे तो 146 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना कितना है 0.2, अगर 2 की वैल्यू इतनी है तो 0.2 मतलब एक अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। कैसे किया हमने, ये वैल्यू हो गई 4 की और ये वैल्यू हो गई 0.2 की। देखो 4.2 ही तो निकालना था, तो 4.2 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 153.3%। अब बताओ 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से ज़्यादा कितना है भाई 53.3। तो आपका आंसर कितना हो गया 53.3%। कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत, एक अभाज्य है ही नहीं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल गलत,
1 और 20 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती है? 8। याद करिए, 22 32 232, आगे 44, पीछे 1। तो 1 से 20 तक यानी कि कितनी संख्या होती है 1 से 20 में? 8। क्लियर? यदि संख्या x अभाज्य है तो x+1 हमेशा भाज्य होगी, ये जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 अभाज्य है कि नहीं? 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 कैसा हो गया? अभाज्य ही है, भाज्य तो हुआ नहीं, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर ये हमेशा वर्ड ना लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि अगर 3 आपका अभाज्य है, 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4। 4 हमारी क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? बी वाला। चलिए अगला देखें। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिन में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य 15 दिनों में पूरा हो गया। प्रारंभ में पुरुष समूह में कितने पुरुष थे? अगर आप समांतर श्रेणी देखे होंगे तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराए। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार आप जाके पीछे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, इससे आंसर तुरंत है। जिसको नहीं क्लियर है वो जाके एक बार समांतर श्रेणी देखे, डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर बताया गया है। वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको समांतर श्रेणी का वीडियो मिल जाएगा। प्रैक्टिस वाला नहीं देखना, तो समांतर श्रेणी का एक अलग से वीडियो बनाए, उसे देखिएगा। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसके लिए मैंने कहा था कि शुरुआत में एक्स रहे होंगे, ठीक। जब आप 15वें दिन जाएंगे तब भी आपको एक्स मिलेगा, तो हमारे पास टोटल एक्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था श्रेणी घट रही है तो माइनस लगेगा, और कितने लोग घट रहे हैं? 16। कितने दिन तक चलेगा? लास्ट वाला दिन देखेंगे और उसमें एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे, यानी 14। और बटे में कितना करते थे? 2। पहला प्लस अंतिम बटा 2, और गुणे पद की संख्या कितनी है? 15। तो जब छोड़ के जाएंगे तो टोटल काम इतना होगा, और अगर टोटल काम नॉर्मली करते तो 11 गुणे x होता। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से हमने 2 इधर भेज दिया, यहाँ से 2 कहाँ कर दिया? उधर भेज दिया। पूरे में गुणा होता है। अब 2 को अगर हम इधर भेजेंगे, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, 2 गया इधर तो 11 दूने 22x, और 15 का गुणा होगा इधर, 15 दूनी 30x, तो वैल्यू हो जाएगी 30x माइनस, ये सब लिखने नहीं होते, आप ओरल लगा सकते हैं, 22x बराबर 16 गुणे 14 गुणे 15। कोई दिक्कत भाई? 15 गुणा यहाँ भी तो होगा इसमें, 16 गुणे 14 गुणे 15। यहाँ बचेगा 8x, कितना बचेगा? 8x बराबर 16 14 15, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 14 3 42, यानी समूह में संख्या कितनी थी शुरुआत में? 420। कोई दिक्कत भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाले कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है? तो भाई साहब 87 के स्क्वायर से सीधे 88 स्क्वायर लिख दो तो बीच में कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी नहीं, तो हमें सिर्फ निकालना है कि बीच में संख्याएं कितनी। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंतिम माइनस पहला -1 कर देंगे। तो हमें करना क्या है? 88 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर, और इसमें से कितना कम कर देंगे? 1। देखो ये जो लिखा है नॉर्मली आप हल करेंगे तो 88 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन एक आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। जब आप जोड़ेंगे तो 175 और घटाएंगे तो 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 175, और इसमें से एक क्या हो जाएगा? कम, यानी कि कितनी संख्याएं बीच में होंगी? 174। जब भी बीच की संख्या निकालनी हो क्रमागत संख्याओं में तो घटाए, दोनों संख्याओं घटाकर एक क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो 174 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो जाता है, परंतु फिर भी अधिकतम 10 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तट की ओर यात्रा कर सकता है। तट से जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा
सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बोट एंड स्टीम की दुर्घटना वाला है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये दो तरह से होते हैं। एक जब छिद्र हो जाता है तो वहाँ समय निकालना पड़ता है, यहाँ छिद्र तो है नहीं, तो हम सीधे क्या करेंगे, दूरी बटे समय का अंतर लेते थे कि नहीं, 18 - 6, तो ये हो जाएगा 15/12। अब इस मिनट को आवर बनाना है तो 60 से गुणा, 12 पंचे 60, 15 पचे 75। फिर मैंने बताया था जो 75 आपको मिलता है रिलेटिव स्पीड होती है, यानी ये s + 10 का मान है। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 जाके इधर माइनस हो जाएगी, यानी 65 km/h। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर मुझे बताना ना हो तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 9:15 है। यदि ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखो हमारे पास ए और बी दो लोग हैं, दो ही लोग तो हैं, इनकी आय का अनुपात है 3:4, ये इनकी आय है, क्या है, आय। अगर मैं इनके व्यय की बात करूं तो व्यय का रेशियो जो ए और बी का दिया गया है वो दिया गया है 9:5। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी के व्यय का क्या गुना है, 3 गुना है। अगर मैं बी के व्यय को 3 गुना करूं तो ध्यान देना इसको क्या गुना करना है, 3 गुना। तो बी के व्यय को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा। और ये 15 जो है ए की क्या है, आय। किसकी आय है, ए की। अब देखिए अगर ए की आय की हम बात करें तो ए की आय है कितनी, 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 की। देखो ये ए की आय हो गई 15, 1 की वैल्यू है 5 के बराबर, तो 5 चौके 20, इनकी आय हो गई। अब ए का व्यय कितना था, 9, बी का व्यय कितना है, 5। यहाँ से ए का 9, बी का 5, इन्हीं को घटा दो क्योंकि आय से व्यय जाएगा तो बचत बचेगी। अब इधर बचा कितना, 6, इधर कितना बच रहा है, 15। रेशियो ले लो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। कोई दिक्कत है भाई, 3 से काट दी, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। हमें ए और बी की बचत बतानी है, तो ए की बचत होगी 2, बी की बचत 5। ऐसा ऑप्शन में नहीं, इनमें से कौन सही होगा, सी। ये वाला मत लगाइएगा क्योंकि रेशियो हमारा आया है 2:5 का, लिखा कितना है, 5:2 का। और पूछा भी कैसा है, पहले ए पूछा है, ठीक, इसलिए पहले ए वाला होना चाहिए, यानी आंसर होगा 2:5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा ए किसी कार्य को 94 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 94, बी कर सकता है 141, सी कर सकता है 188। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आए और डाटा बहुत बड़े हो जाएं तो हमें एलसीएम कैसे निकालना है, तो उसके लिए सीधे अंतर ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों के समय का अंतर देखूं तो अंतर आ जाएगा, घटा दीजिए, 11 से 7 गया 4, मतलब 11 से 4 गया 7। ठीक, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए और हमें इनका एलसीएम लेना हो तो हम लोग सबसे पहले इसके मासा की ओर भागते हैं। मासा के बाद एलसीएम निकालना थोड़ा सा आसान हो कि संख्याएं बहुत बड़ी हैं। तो मासा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका ले लेंगे अंतर। जब अंतर लोगे तो अंतर आ जाएगा 47। 2 बार अंतर ले सकते हैं। अगर पहली बार पहले मैच कराओ तो पहली बार अगर हम मैच कराएं तो ये वैल्यू हो जाएगी 47 × 2, बना देखो, 2 7 14, 4 बन गया। इकाई का खाली मैच कराते जाओ, देखो 3 7 21, इसी 47 से ही बनाना है तो 47 × 3 बन जाएगा, 47 × 3, 3 7 21, 7 दूनी 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14।
अब 8 बन रहा है तो 8 कब बनेगा, यूनिट प्लेस पे 8 कब बनेगा, जब 4 से गुणा होगा। 4 सत्ते 28, 16 दो 18, यानी हो जाएगा 47 गुणे 4। अब अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे आएगा, तो 47 कामन है, कामन रहेगा, 2 3 4 का लासा 12 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। सबसे आसान तरीका एलसीएम निकालने का यही है। अब देखो इसकी क्षमताएं लिख ली जाए। अगर मैं क्षमता लिखूं तो हमें 47 से नहीं, सिर्फ 2 3 4 से देखना है। 2 से जब 12 भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से 12 भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 3 से 12 भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से 12 भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना क्लियर हो गया। अब हम कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं। तो कुल काम जब आप निकालेंगे तो इसको गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 564। कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, ठीक, अगले दिन बी और सी करेंगे एक ही दिन, फिर जब अगला दिन आएगा तो उस दिन कौन करेगा, ए और सी करेगा, और यही चक्र हमारा दोहराते रहना है। तो जब ये होगा, देखो ए जब आएगा तो एक दिन में कितना काम करके जाएगा, 6, फिर आ रहे हैं बी प्लस सी यानी 4 3 7, फिर आया ए प्लस सी यानी 6 3 9। देखो काम कितना हो गया यहाँ से 22, और कितने दिन लगे हैं, 3 दिन। अब इस 22 को हमें 564 के पास लेके जाना है, ठीक, तो लगभग 25 बार जाएगा, ठीक है, लगभग कितनी बार जाएगा, 25 बार। अगर किसी को दिक्कत है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे निकालूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 22 काम मिला है 3 दिन में, इस 22 काम से जो कुल काम है उसमें भाग दे दिया करो, ठीक है, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। फिर अब 22 इसमें भाग करेंगे तो 22 दून 44 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 22 पंचे 110, यानी हमारे पास काम कितना बचा, 14। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो यहाँ पे हमारा 25 मिला है, ये 25 का मतलब हो कि ये जो 3 दिन के पेयर हैं 25 बार बन सकते हैं, तो 25 से यहाँ गुणा करा दो, 25 यहाँ 75 दिन तो अल्टरनेट वर्क होगा। उसके बाद काम बचा कितना है, 14। इस 14 काम को करने पहले कौन आएगा, ए। देखो इस 14 काम को हमें ब्रेक करना है, काम कितना है 14, इसमें पहले कौन आया, ए, कितना काम करके गया 6, तो 14 में से 6 चला कितना बचा 8, फिर आएगा 7 काम होगा, ये 7 काम कौन करके जाएगा, बी प्लस सी, 7 6 13, अब काम कितना बचा है 1, इस काम को करेगा कौन, ए प्लस सी। अब देखो इन्होंने एक दिन लिया भाई, एक दिन ये करके गए, एक दिन ये करके गए, अब ये इनको काम है, एक क्षमता है 9, यानी इनको कितना दिन लगेगा, 1/9 दिन। भाई दिन बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता, तो टोटल डेज कितने हो गए, 75 76 77, यानी कि 77 सही 1/9 दिन, 77 सही 1/9 दिन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। जिसका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है वो ये वाला स्टेप नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट डाटा बना लेते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर 31,524 रुपए में बेचा है, जिसमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ हुआ है। तो देखिए 1/6 क्या हो रहा है, लाभ, लेकिन ये लाभ कहाँ से हो रहा है, विक्रय मूल्य का हो रहा है। तो देखो एसपी प्रॉफिट, अगर एसपी 6 है तो प्रॉफिट कितना होगा 1, तो सीपी कितना बन जाएगा भाई 5। प्रॉफिट के केस में सीपी क्या होता है, छोटा होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है तो प्रॉफिट है 1, सीपी है 5, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, तो ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली इसको आप समझेंगे। जनरली जितने क्वेश्चन मिलते थे तो उसमें तीनों में प्लस का साइन होता था, इसमें एक माइनस है, तो प्लस वाला आसान होता था, सबको जोड़ दो, उसके बाद 2 से भाग कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता था, फिर घटा देते थे। लेकिन वहाँ पे ए बी बी सी सी ए रहता था, यहाँ पे 3 डाटा एक साथ हैं, तो कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। देखो पहले तुम इन दोनों को लो, ठीक, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ए यहाँ
प्लस में है, यहाँ माइनस, यानी ए से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सी माइनस में है, यहाँ सी प्लस में है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या, 2b। क्या बचेगा, 2b। पहला और दूसरा जुड़ा है ना, यानी 6 5 11। मैंने पहले और दूसरे को जोड़ा है, ठीक, 6 5 11 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान देना, b माइनस का है, यहाँ b प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ a माइनस का है, यहाँ a प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2c। जब हम दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे 2c मिलेगा, यानी 6 + 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि a + b - c अनुपाते b + c - a अनुपाते a + c - b बराबर 5:6:7 है। तो a b c का रेशियो क्या होगा। देखो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें रहा होगा a + b अनुपात b + c अनुपात c + a। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, तीनों को जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो कोई काम बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मैं पहले और दूसरे को लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को लूँ, एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ c निगेटिव है, इस वाले में c पॉजिटिव है। तो जब जोड़ेंगे तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ a निगेटिव है और a क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 2b। तो जब मैं पहले और दूसरे को जोड़ूंगा तो 2b मिल जाएगा। बात क्लियर है। फिर अब अगला काम है, दूसरे और तीसरे को जोड़ दो। जब दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे, देखो -b + b कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा 2c। जब 2c मिलेगा तो हमने जोड़ा किसको, तो दूसरे और तीसरे को। क्लियर। अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूं, ठीक ना, फर्स्ट और लास्ट, देखो माइनस का भी है, प्लस का भी कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, बचा कितना, 2a। और ये हमारा हो जाएगा पहला और लास्ट जुड़ा है, यानी 5 + 7। अब जब आप रेशियो लेंगे तो भाई नीचे का रेशियो मतलब ऊपर का भी रेशियो। जब ऊपर का रेशियो लोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, a b c। 7 5 12, 6 5 11, 7 6 13। तो 12 11 13 आपका आंसर हो जाएगा। बात किया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी तो उनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। तो देखिए एक तरफ राजेश को बैठा दो, एक तरफ गरिमा को बैठा दो। इनकी उम्र का अनुपात 3:2 है। अच्छा, ये अनुपात कब था, जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो राजेश की उम्र अभी कितनी है, 3। इसका मतलब ये जो 3 है ये गरिमा की वर्तमान उम्र होगी। ये गरिमा की कौन सी उम्र होगी, 3। तो ये इनकी वर्तमान उम्र होगी। बात क्लियर। अब बताओ गरिमा की वर्तमान उम्र अगर 3 है तो भाई कै साल बढ़ी है गरिमा, 1 साल। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 साल ये भी बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, तो राजेश की वर्तमान उम्र कितनी है भाई, 4। राजेश की वर्तमान उम्र आपने कितनी निकाली है, 4 निकाली। तो जब गरिमा की उम्र हो जाए 4, देखो गरिमा की जब 4 होती है तो कितने साल बढ़ रही है, 1। इसका मतलब ये भी कितने साल बढ़ेंगे, 1। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र यानी 4 के बराबर हो जाती है तो राजेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 5। और आपसे यही पूछा है तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात कितना होगा, तो रेशियो हो जाएगा 5:4। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं होगा, एक दो बार इसको और आप सुनिए ध्यान से, इसको रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज के साथ देखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मित्र ए और बी शहर पी और क्यू से एक साथ निकलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, शहर हैं पी और क्यू से एक साथ निकलते हैं, ठीक। अब एक साथ निकलने का मतलब क्या हुआ, एक साथ निकलेंगे तो इधर से जा रहा है ए, ठीक, और इधर से आ रहे हैं बी। रास्ते में ये कहीं इस जगह पे मिल गए,
ध्यान देना, इस जगह पे कहीं ये मिले हैं। और जब मिले हैं तो देखो बी जाएगा इधर, मिलने के बाद वाला समय दिया है, बी गया इधर और ए गया इधर। तो ए को जाने में समय लग रहा है 54 मिनट। कितने मिनट लगे? 54 मिनट। और बी को समय लग रहा है 24 मिनट। कितना लग रहा है? 24। इधर जा रहा है बी और इधर जा रहा है ए। बात क्लियर है? आपसे पूछ रहा है पी और क्यू शहर के बीच की पूरी यात्रा को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखो बी को 24 मिनट तो यहाँ लग ही रहे हैं। अगर इधर वाला समय भी मिल जाए बी का तो आंसर आ जाएगा। तो इधर का समय कैसे मिलेगा उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आए कि मिलने के बाद का समय दिया जाए तो वहां से जब आप स्पीड का रेशियो निकालते हैं S1/S2, यानी कि आप यहाँ से S1 अगर A समझें और S2 अगर B को समझें तो A/B होगा रूट के अंदर T2/T1। आपको याद होगा S1/S2 T2/T1। जैसे ये हो जाए तो T2 की वैल्यू कितनी है? 24 और T1 की वैल्यू कितनी है? 54। इसके ऊपर क्या लगा है? रूट। इसको काट दो, 4 9, यानी इसका हो जाएगा 2/3। अब देखो ये जब हमको मिल गया तो एक तरह से मुझे रेशियो मिल गया उनकी स्पीड का, और स्पीड का रेशियो हो गया 2/3। जब स्पीड का रेशियो 2/3 हो गया तो इसका मतलब ए की चाल 2 हो गई और बी की चाल 3 हो गई। ए की चाल कितनी मिल गई यहाँ से? 2, और बी की चाल कितनी मिल गई? 3। तो हमें सिर्फ इधर वाला टाइम निकालना है। तो अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इस वाले हिस्से की, तो इस हिस्से की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? इधर ट्रेवल ए कर रहा है तो ए की चाल कितनी है? 2, और समय कितना लग रहा है? 54, और इसे कराना किससे है? बी से, यानी 3 से। तो 3 से काट दो, 18 दूनी 36, यानी इधर वाली दूरी तय करने में बी को कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट, और 24 मिनट इधर लग रहे थे। 24 + 36 यानी कितने मिनट लगेगा भाई? 60 मिनट। कितने मिनट लगेगा? 60 मिनट। तो कौन सा आंसर सही हो गया? पहला वाला। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ये दो संख्याओं का योग 60 और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, a + b/ab। अगर आप व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो होगा a + b/ab। चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्या करना है पहले समझ लेते हैं सर। जैसे संख्याएं a है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। और अगर b मानोगे तो 1/b। अब इसको अगर हम हल करें, देखो ऊपर बनेगा a + b और नीचे बन जाएगा a × b। ये तो बनेगा। अब a + b की वैल्यू कितनी दी गई? 60। a × b पता नहीं है ना, लेकिन आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो यही लिख दो। 5 से काट दो, कितना हो गया? 12। 12/175 ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत भाई? 12/175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकास नल जो 27 घंटों में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से खाली कर सकता है, तली से 5/9 ऊंचाई पर लगाया गया है। तली से 5/9 ऊंचाई पर लगाया गया है। एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक की वो भरने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? तो देखो एक नल है जो 27 घंटे में भरता है, खाली करता है। दूसरा नल है जो 18 घंटे में भर देता है। तो ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। तो 27 दूनी 54 और 18 23 54। अब ये भर रहा है यानी ये निगेटिव काम करेगा। ये काम कैसा करेगा? निगेटिव। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है जरा समझते हैं। मान लो कोई एक टैंक है आपका, ठीक भाई। जो भरने वाला नल है, जो फिल करने वाला नल है, वो यहां लगा है, यानी बी हमारा ऊपर लगा है। और जो खाली करने वाला ए है वो नीचे से, ये तो लिखा 5/9 ऊंचाई पर लगा है, यानी वो यहां कहीं लगा है। ठीक, यहां से जा रहा है, बाहर कर रहा है पानी। ये कौन है? बी।
ठीक है, पानी को क्या करेगा, बाहर करेगा। अब एक चीज़ क्लियर करो कि जो खाली करने वाला यहाँ लगा है, तो इसके नीचे वाले हिस्से में, यानी इतने हिस्से में तो बी ए का तो कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि खाली वो तभी करेगा जब उसको भरा वाला हिस्सा मिलेगा। तो इसके नीचे वाले हिस्से में, यानी इतने हिस्से में सिर्फ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। कहने का मतलब है कि टंकी का 5/9 भाग बी अकेले भरेगा। तो टंकी है 5, किसका 5/9 भाग क्या कर दो, बाहर। 5/9 भाग मतलब कितना, 30 काम को बी अकेले करेगा। अब 54 में 30 निकल गया, बचा कितना, 24। इस 24 काम में ए और बी दोनों रहेंगे। तो 30 काम को बी अकेले करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 3, यानी कितना मिनट लगा, 10 मिनट लगा। अब जब ये साथ में आता है तो वो 3 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, यानी क्षमता कितनी हो गई, 1। तो कितना समय लगा, 24 घंटे में बात हो रही, तो घंटे कर लो। तो 24 घंटे प्लस 10 घंटे, यानी कितने घंटे लगेंगे, 34 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है, और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। संयुक्त व्यय 88% है। जॉन का मासिक वेतन 60,000 है, तो जैक का निकालना है। देखो पहला काम क्या, इसको डिस्क्रिप्टिव में लिख दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना, फिर शॉर्टकट बना दे रहा हूँ। मासिक वेतन कितना दिया गया, 60,000, किसका था, जॉन का। तो यहाँ से इसका व्यय कितना हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा भाई। अगला अगर हम बात करें जैक की, तो जैक का वेतन पता नहीं, तो हम एक्स मान ले रहे हैं, और है कितना है इनका वेतन का, 90/100। ये टोटल व्यय हो गया। अब टोटल व्यय ये भी कह रहा है कि संयुक्त कर दीजिए, तो संयुक्त करोगे तो 60,000 प्लस एक्स, इसका कै परसेंट, 88%। कितना परसेंट, 88%। ठीक, इन दोनों को बराबर करके अब हम x का मान निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये तरीका आपका कौन सा हो गया, x मानकर। कौन सा हो गया, x मानकर। अगर कोई x मानकर लगाना चाहता है तो ये तरीका यहाँ से लगा सकता है। बात क्लियर है। लेकिन हम लोग ये नहीं लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन। क्या लगाया जाएगा, एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, अगर 2 को मिलाकर तीसरा मिल जाए तो एलिगेशन लगा दीजिए। जैसे जॉन का है 85, जैक का है 90, और जब दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है 88। ये तो बनता है। इधर कितना आया, 2, इधर कितना आया, 3। 2 और 3 का रेशियो हो गया। अब बताओ 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 60। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 60। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। यानी आंसर कौन सा सही हो गया, बी। डिस्क्रिप्टिव ऊपर लिखा हुआ, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है, शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग। अगर आपने भागफल वाली क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा सकते हैं डायरेक्ट। नहीं देखा तो एक बार देखिए, वहाँ पे मैंने समझा दिया कैसे करना है। अब डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो अगर एक संख्या आप a मान रहे हैं, दूसरी b, a माइनस बी अगर आप 2001 लिख दें, ठीक, तो एक चीज़ क्लियर होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2001 प्लस b। इसी को अगर हम दूसरी तरह से लिखें, अगर मेरी बड़ी संख्या भाजक है और बड़ी संख्या भाज्य है और छोटी संख्या भाजक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये भी तो हमारा a का ही मान होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो देखो यहाँ से 9b, इधर से 1b घट जाए, कितना बचेगा, 8b। कोई दिक्कत है भाई। 41 उधर जाके माइनस कर दीजिए। जब 41 उधर माइनस करेंगे तो 1960 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, बचा 3 हो गया 36, 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 245। लेकिन b हमारी कैसी संख्या है, छोटी। हमें निकालनी कौन सी संख्या के हैं, बड़ी, यानी a। तो a की वैल्यू कितनी है,
2001 प्लस बी यानी 245। हमें संख्या नहीं जोड़ना, अंकों का योग लेना है, तो अंकों को जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 14, यानी आंसर कितना हो गया? 14 हो गया। चाहे आप संख्या जोड़ के अंक जोड़िए, चाहे डायरेक्ट अंक जोड़ दीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये चुकाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या होगा? एक किस्त वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें समान किस्तें होती हैं, ये अलग अलग किस्त की है, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं। जिस वर्ष की किस्त दी जाए उस वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बना दीजिए। अब जैसे 5% दिया गया है, दिया गया ना भाई 5%। इस 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20। अगर पहले वर्ष देखो, प्रथम वर्ष लिखा है, अगर पहले वर्ष की बात करूँ, इसका मतलब 20 की राशि कितने में हो गई? 21 में हो गई। और 21 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3150। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 इकन्नम 21 बचा 10, 21 पंचे 105 और ये हो गया 150। तो अगर 1 की वैल्यू हो गई 150, तो बताओ 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी भाई, 3000। फिर अगला जो चुका रहा है वो कई वर्ष बाद चुका रहा है? 2 वर्ष बाद। तो अगर इसी को मैं 2 साल का बनाऊं तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो स्क्वायर में चलता है, पावर में, तो इधर हो जाएगा 4 से इधर हो जाएगा 441। अब 441 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4410। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7। यही तुमसे पूछ रहा था, टोटल कितना हो गया? 4 3 7। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सही होगा? ए ऑप्शन। बात क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरालाल 2 साइकिलें रुपये 4100 में खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचता है। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, ये दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर आप 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ऐसे कर सकते हो कि मान लो एक साइकिल ए है, इसको मैंने 20% लाभ पर बेचा, 120 हो गया, बराबर एक बी था, बी को मैंने हानि में बेचा, यानी कितना हो गया? 85%। ठीक, यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो लेंगे तो 5 से काट दीजिए, इधर हो जाएगा 17, यहाँ से काट दो, इधर हो जाएगा 17 और इधर हो जाएगा 24। तो ए के सामने 17, बी के सामने 24। यहाँ से तुमको सीपी मिलेगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? एसपी, ध्यान रखना। तो सीपी टोटल कितना हो गया? यहाँ से टोटल ऐड कर लीजिए, 7 4 11 की 1 3 1 4, 4100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4100 के। तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो गई? 100 की। ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 17। किसी एक का निकालो, 1700। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा था विक्रय मूल्य, तो इसका सीपी है। इसको जब आप एसपी बनाएंगे तो हमें 120 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, 120 बटा 100, तब इसका एसपी बनेगा। ये था सीपी, 120 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एसपी, क्योंकि पूछा क्या है? एसपी। 2 से 2 0 कैंसिल, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0, और यूनिट प्लेस सिर्फ एक ही में 0 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं। एक तरीका तो ये हो गया, क्लियर। दूसरा तरीका देखो कैसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, देखो 20% है, 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 15% की वैल्यू होती है 3/20 होती है। अब 1/5 लाभ हो रहा है, यानी 5 की वस्तु कितने में जा रही है? 6 में जा रही है। दूसरी तरफ हानि हो रही है, यानी 20 की वस्तु कितने में जा रही है? 17 में जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए ऊपर 17 से गुणा, नीचे 6 से गुणा। तो ये देखो क्या बन जाएगा? 85 और 102, इधर हो जाएगा 120 और 102। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो विक्रय मूल्य समान हो गए, तो हमें दिया टोटल क्रय, तो टोटल क्रय इसको ऐड करेंगे, और जब टोटल इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 205।
और 205 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है? 4100 की। किसके बराबर दी गई है? 4100 की। ठीक, अब बताओ 4100 के बराबर दी है तो 41 से 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक, फिर 5 से इधर 100 कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। वो वस्तु का विक्रय कितना है? 102। तो 102 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा करा दो, 20 40। ठीक, एक तरीका इस तरह से आप इसको लगा सकते थे, विक्रय मूल्य सेम करके, रेशियो वाले मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है n संख्याओं का औसत a। ठीक, यदि पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4 और तीसरी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और यह स्थिति निरंतर n तक हो तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, जो भी औसत होगा वो a में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि संख्याओं में हर बार 2, 8 इतने की वृद्धि की जा रही है, तो a प्लस तो होगा ही। तो a प्लस दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं, दो ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत हम लगा रहे हैं। तो अगर पहले में 2 बढ़ाए, दूसरे में 4 बढ़ाए, तीसरे में 8 बढ़ाए और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर है 2 का, यहाँ पे अंतर है 4 का। तो भाई समांतर श्रेणी तो बन नहीं रही है, क्योंकि समांतर श्रेणी कहता है डिफरेंस सेम होना चाहिए। दूसरा चेक करते हैं, इधर अगर 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि गुणा हो रहा है 2 2। गुणा मतलब सार्वनुपात, और सार्वनुपात किस श्रेणी में होता है? गुणोत्तर श्रेणी में। तो जब सार्वनुपात सेम हो गया तो हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो n पदों का योगफल क्या कहता है? पहला पद r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, जब हम लोग पद निकालते हैं तब पावर में n माइनस 1 होता है। तब इसको अगर आप हम हल कर दें तो देखो, a के स्थान पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? r की जगह भी 2 है और 2 की घात कितना होगा? n माइनस 1 और बटे में 1 आएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इतना योगफल हमको मिलेगा जितना आप जोड़े हैं n तक। तो कुल योग कितना मिलेगा? इतना। अब हमें इसको औसत में कन्वर्ट करना है, तो औसत क्या होगा? कुल योग बटे कुल संख्या। तो योगफल हमने निकाला है 2 की पावर n माइनस 1 और इसको हम कुल संख्या कितनी? n से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? औसत। तो जो भी औसत पहले था उसमें इतने की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो पहले औसत था कितना? a, यानी इसका आंसर होगा a प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला। बात क्लियर है? क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का था, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाओ 267, 272, 277 का 159 पद का योग कितना होगा? का योग कितना होगा? देखो, यहाँ बढ़ा कितना? 5, फिर बढ़ा कितना? 5, यानी श्रेणी कैसी है? समांतर। तो समांतर श्रेणी में Sn जो होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, ये होता है ना। चलो अब इसको हम लोग करते हैं भाई, हल किया जाए। Sn में कोई चेंज नहीं करना है, n की जगह हो गया 159 अपॉन 2a, यानी 2 गुणे 267 प्लस n माइनस 1। तो पद कितने हैं? 159, यानी बचे कितने? 158। डी की वैल्यू कितनी है? 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 हम अगर कॉमन ले लें, ठीक, कॉमन लेने का मतलब 2 को दोनों में से काट दें, तो 2 को यहाँ से हटा देना, इससे भी कट जाएगा और इसको भी काट देगा। इसको काटेगा तो मिलेगा 79। ठीक, अब 5 गुणे 79 जब करोगे तो हो जाएगा 395। तो टोटल अंदर का योग कितना हो गया? 7 5 12 की 2 15 6 और गुणा किससे करना है? 159। ठीक, अब गुणा कराने का तरीका देखो, 159 लिखा है ना, इसको हम मान ले रहे हैं 160। ठीक, और जब 160 से इसमें गुणा कराएंगे इस वाले में, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है, 160 से जब गुणा कराओगे तो वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 10 5 920। हमने गुणा कराया 160 से, तो एक कम करना है, तो ये 662 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो हो गया 8 5 2 258 सब में।
ठीक, फिर कितना है 5, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पूरा नहीं करना, बस यहीं तक आप मिला के छोड़ दीजिए। ठीक, गुणा कराने का तरीका क्या होगा भाई, यहाँ पे गुणा ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे 160 माइनस 1, ठीक है। मतलब 160 माइनस 1 यानी इसका गुणा पहले एक बार इसमें कर देंगे तो 16 से गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा, फिर 1 में गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा, यानी इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से एम तक कितने मिनट में को, अरे ये तो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:35 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन पर 2:35 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:35 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:35 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। दो स्टेशन आपके हैं, एक हो गया आपका एम और एक हो गया एन, ठीक। अब दो इधर से निकल रहा है ए, इधर से निकल रहा है बी, तो यहीं पे ध्यान दो, ए चला है 7:35, पहुंचा है 2:35, यानी कि 7 घंटे उसे लगे। देखो इंटरवल चेंज हो गया ना, AM से PM में चले गए तो मतलब 14 हो गया, 7 ये कितना हो गया 14 में पहुंचे, तो 7 घंटे लगे। ए को कई घंटे लग रहे हैं 7 घंटे। अगर हम बी की बात करें तो ये भाई साहब चले हैं 9:35 पर, पहुंच रहे हैं 2:35 पर, यानी इनको कई घंटे लगे 5 घंटे लगे। बात क्लियर है, इनको लगा 7 घंटा और इनको लगा 5 घंटा। ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दी गई तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो एम से एन तक जाने में ए को लगा 7 घंटा और एन से एम तक जाने में बी को लगा 5 घंटे। और जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का इनवर्स क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। यानी ए की स्पीड है 5 और बी की स्पीड है 7, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो मिल गई, 7 × 5 = 35 हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, एक एज्यूमिंग डिस्टेंस होती है। तो इस बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 35, ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 35। अब ध्यान क्या देना है, ये चला था 7:35 पर और ये चले हैं 9:35 पर, तो मिलने वाले क्वेश्चन में टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए 2 घंटे ज़्यादा चला है, ए अगर 2 घंटे ज़्यादा चला है तो 5 दूने 10 ज़्यादा चल लिया है, तो ए 9:35 तक यहाँ से चल के यहाँ आ गया होगा, यानी 10 ज़्यादा चल लिया। तो मिलने के लिए डिस्टेंस बची कितनी 25, कितनी बची 25। अब इसी 25 में दोनों लोग को मिलना है, ठीक। तो अब इसी 25 में जब मिलेंगे तो आप बताओ दूरी हो गई 25, ठीक, और डायरेक्शन है अपोजिट, यानी 7 × 5 = 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना क्लियर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 12 दूनी 24, बचा कितना 1 बटे में 12, इसको मिनट बना दो तो 60 से गुणा, यानी 12 × 5 = 60, यानी वो मिलेंगे 2 घंटे 5 मिनट बाद। कोई दिक्कत, और ये टाइम जुड़ता किस में है, जो समय बराबर हो जाते हैं। तो बराबर वाला समय हमारा कितना है 9:35, तो 9:35 में जब आप 2 घंटे 5 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11:40। तो उनके मिलने का जो समय है वो कौन सा है 11:40। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दी गई संख्या n में प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो योग 102 हो जाता है। अब बताओ प्रत्येक में 2 घटाए हैं तो n संख्याओं में कितना घट जाएगा, 2n घट जाएगा कि नहीं। अगर 2n घटा है और इसको 102 में जोड़ दे तो फिर से वही संख्या मिल जाएगी। कैसे, जैसे मान लो कोई संख्या 5 थी, इसमें से आपने 2 घटा दिया तो कितना आ गया 3, तो जो हमने 2 घटाया था अगर उसको मैं फिर से 3 में जोड़ दूं तो फिर से 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, जो घटाया गया है अगर उसको प्राप्त संख्या में जोड़ दें तो हमें प्रारंभिक संख्या मिल जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया भाई, 2 घटाया गया n में घटाया तो 2n घट जाएगा, समझ रहे हैं। और घटाने के बाद संख्या बच कितनी रही 102, तो मैंने 102 में जोड़ दिया, फिर से मुझे प्रारंभिक संख्या मिल गई। और फिर कह रहे हैं जब उनमें से
प्रत्येक में 5 घटाया जाता है। अब बताओ अगर प्रत्येक में 5 घटाओगे तो कितना घटेगा, 5n घटेगा कि नहीं। बचा कितना था 12, अगर इस 5n को 12 में जोड़े तो फिर से सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3n बराबर तुमको मिलेगा 90। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। मुझसे पूछा औसत, तो सबसे पहले निकालो योगफल, तो योगफल यही तो है, n बराबर 30 रखो, 30 दूनी 60 प्लस 102, यानी योगफल हो गया 162। और औसत कहता है योग बटे, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, यही तो औसत होता है। औसत जो होता है वो योग बटा क्या होता है, संख्या। तो योग कितना मिल गया 162, संख्याएं कितनी थी 30, डिवाइड कर दो, 3 पचे 15, 3 चौक 12, यानी 5.4 इसका आंसर हो जाएगा, 5.4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वापस आने वाला क्वेश्चन होता है कि पहुंचे और वापस आकर मिले। ये ज़्यादातर आपको चाल समय दूरी में मिलेगा, ये इसमें बोट एंड स्टीम में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी ये क्वेश्चन वापस आकर मिले तो सबसे पहले टी निकाला करो, ठीक है। वापस आने वाले क्वेश्चन में टी होता है डिस्टेंस का 2 गुना अपॉन में स्पीड, और स्पीड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से टाइम तुमको मिल जाएगा 2w, देखो डिस्टेंस कितनी है w, और चाले हैं b1 b2, तो b1 प्लस b2, यानी इतने समय बाद वो मिलेंगे। तो अगर मुझसे कहे कि पहले वाले के लिए कितनी दूरी चलेगा, तो देखो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर पहले वाले का लेंगे तो पहले की चाल होगी, तो टाइम हो गया 2w अपान में b1 प्लस b2, और पहले वाले की स्पीड लेंगे तो b1 हो जाएगी। इसी तरह जब दूसरे वाले का लेंगे तो 2w b2 अपान में b1 प्लस b2, यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। बाकी पूछा गया उनके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी आपने निकाल लिया। दूरी निकालने के लिए पहले क्या निकालने पड़ेगा, टाइम, और टाइम हमेशा ध्यान रखो जब वापस आकर मुलाकात होती है तो टाइम होता है 2d अपॉन एस। अब मिलते समय डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर होता है 1300। जिसने नहीं देखा है वो जाके नंबर ऑफ जीरोज की क्लास देख ले, वहाँ पे मैंने बताया है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, बाकी मैंने कहा याद भी कर लेना। तो इसमें हो जाएगा 1300, और अगर यही सीढ़ी 50 तक होती तो उसमें होते हैं 350। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन की दुर्घटना का क्वेश्चन वाला है ये अगर आप दुर्घटना वाला क्वेश्चन देखे होंगे ट्रेन की तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। इसमें मैंने बताया था कि जब चाल पूछे तब तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर चाल ना पूछे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, 333 किलोमीटर बाद दुर्घटना हुई है, 333 किलोमीटर बाद दुर्घटना हुई है, उसके आगे कितनी चली वही हमें निकालना है। आगे कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लेते हैं कितने किलोमीटर बाद हुई होती, तो कहता है 111 किलोमीटर बाद अगर हुई होती, तो ये जो 111 किलोमीटर अगर बाद हुई होती तो समय का जो डिफरेंस है वो कै घंटा हो जाता, 1 घंटे हो जाता। देखो यहाँ पे 4 घंटे की बजाय कै घंटा देरी होती, 3। फिर मैंने कहा था इसको हम लोग लेके जाएंगे जब पहली बार घटना घटी थी, तो पहली बार घटना घटी थी तो कै घंटे की देरी हुई थी, 4। तो अगर मैं इसको 4 घंटे बनाना चाहूँ तो हो जाएगा 444 किलोमीटर, यानी कि दुर्घटना के बाद चली गई दूरी कितनी है, 444, और दुर्घटना के पहले 333। इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 777 किलोमीटर। अगर आपने ट्रेन की दुर्घटना वाला देखा होगा टॉपिक तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाता बिना कुछ किए। अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, वहाँ मैंने समझाया डिस्क्राइब करके पूरा कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद 19 और 56 है। अगर आप समांतर श्रेणी देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे। छठा पद से 17वें पद पे गए, यानी कै पद बढ़े हैं, 11। तो जब 11 पद बढ़े हो तो अंतर कितने का बढ़ा है, 77 का। तो एक पद के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें 17 से जाना कहाँ है,
25, 17 से कहाँ जाना है 25। जब आप 17 से 25 जाएंगे तो कै पद का अंतर मिलेगा 8। एक पद में है कितने का 7, तो 8 पद में कितने का हो जाएगा 56, यानी 56 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 17वां पद था क्या 96, 96 में 56 जोड़ दो 152। जिसको फार्मूले से लगाना है वो जाके समांतर श्रेणी वाला टॉपिक देखे, वहाँ मैंने इसको फार्मूले से पूरा डिस्क्राइब करके बताया है, ए और डी निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई गेंद 250 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है तो यह अपने पिछले बाउंस का 3/5 उछलती है। जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले और कुल दूरी निकालना हो तो जितनी ऊंचाई से फेंका गया है उसमें और जिस रेशियो में वो हर बार बढ़ती है उनको जोड़कर ऊपर और घटाकर नीचे कर देना, जोड़कर ऊपर और घटाकर नीचे कर देना। 2 से काट दो, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत? तो बाउंस वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी बाउंस वाला क्वेश्चन मिले तो जिस रेशियो में बाउंस हो रहा है उसको जोड़कर ऊपर और घटाकर नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे 55, 50, 23, 22 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इसका पे प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। 3, 7 और x का चतुर्थानुपाती चौथानुपाती क्या होगा? देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ पूछता कि क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए तो ऑप्शन से लग जाता, लेकिन जब नहीं है तो फिर इसको लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगेगा? अगर आप x जोड़कर बराबर करेंगे तो टाइम टेकन होगा, हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करते हैं लगाने की। तो पहले संख्याएं लिख लो 55, 50, 23, 22, चाहे वो जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए बोले। ठीक, तो आप 2-2 के पेयर बना दीजिएगा, 2 इधर की संख्या ले लेना 2 इधर की, क्योंकि यहीं तो बीच में समानुपात लगता है। तो समानुपात की इधर वाली एक साइड इधर वाली एक साइड, फिर इनका अंतर ले लेना। यहाँ पे अंतर कितने का है 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का। ठीक, अगर इनका रेशियो कट जाए तो काट लेना, ना काटे तो यहीं पे छोड़ देना। रेशियो लेने से होगा संख्याएं क्या हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालने का तरीका देखिएगा। इधर वाले रेशियो से इधर वाले किसी एक पद में, इधर वाले में अगर आप पहला पद लेंगे तो इधर वाले का भी पहला पद लेना पड़ेगा, अगर दूसरा लेंगे तो दूसरा। 23 गुणे 5 यानी 115 माइनस 55 इकन्नम 55 और बटे में ये जो रेशियो आप बनाए इसी का अंतर 5 1 वाले का अंतर, तो ऊपर हो जाएगा 60 नीचे हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई 15। चाहे जोड़ने के लिए है चाहे घटाने के लिए, अगर प्रत्येक पद में जोड़ा या घटाया जा रहा है तो ये तरीका आप लगा लीजिएगा। पहले उनका अंतर ले लो, रेशियो कर दो, संख्या छोटी हो जाएंगी, फिर गुणा करा के अंतर लेके अनुपात से भाग कर दो। ठीक है, अनुपात के अंतर से आपको x का मान मिल जाएगा। जब x हो गया 15 तो मुझे 3, 7 और 15 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती नहीं पता a मान लो, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। जब बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो 3 गुणे a, इधर होगा 7 गुणे 15, 3 से काटो 5 और 5 सते 35, यानी कि आंसर कितना हो गया 35 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दो, CP, MP और SP। ठीक, अगर CP था 100%, ठीक, MP हो जाएगा 120%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने 20 रुपए की डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में नहीं, मैंने जो 20 है वो किस में है रुपए में है। वो 20 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बिक जाती 220। अब ये बताओ अगर मैंने 20 का डिस्काउंट दिया 220 में बिकी, तो अगर हम पीछे जाना चाहें यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ कितना लिखा रहा होगा 240। अगर 20 का डिस्काउंट देने पर 220 बचा है तो अगर हम पीछे जाएंगे तो 20 वही जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास मार्केट प्राइस रहा होगा 240, तो 20 का डिस्काउंट दे दिए 220 बचा है। अब ये 240 जो है 120 की वैल्यू है, तो 120 की वैल्यू 240, यानी कै गुना बढ़ा है 2 गुना, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 200। तो CP कितना मिल गया 200, SP कितना है 220, तो प्रॉफिट कितने का है 20 का।
बटे में CP 1/10, 1/10 मतलब क्या परसेंट, 10% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। A, B और C किसी कार्य को 729, 486 और 1458 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भाई, A भाई साहब कर सकते हैं 729 दिन में, B भाई साहब कर सकते हैं 486 दिन में, C भाई साहब कर सकते हैं 1458 दिन में। डाटा बड़े हो गए, अभी पीछे क्वेश्चन लगाए थे, जब डाटा बड़े हो जाए तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका अगर आप डिफरेंस लें तो 3, 4, 2 यानी कि 243 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख लो, 243 में किससे गुणा कराएं तो इतना बन जाएगा, देखो 3 से, क्योंकि 3 त्रिक का 9, तभी इकाई पे 3 9 आएगा। इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इकाई पे 6 आएगा, और इसमें 6 से गुणा कराएंगे, 6 त्रिक 18, 24 का 144। ठीक, अब इसका अगर एलसीएम बनाएंगे डायरेक्ट बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 243 कॉमन है, 243 लिख दो, ठीक, गुणे 6 भाई, 2 3 6 का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6 का लासा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब इसको पूरे में भाग नहीं, सिर्फ 6 में भाग करो इनसे, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 का नम 6। अब क्वेश्चन करें इस पूरे काम को कराना है तीनों से, अगर हम काम तीनों से कराएंगे तो क्षमता कितनी होगी, 6, और काम कितना है ये, तो काम हो गया 243 गुणे 6, क्षमता है 6, 6 से 6 खत्म, यानी आंसर कितना आ गया 243। यहाँ पे तुरंत गुणा मत करा देना, पड़ा रहने देना, बाद में कट भी सकता है, तो आंसर हो गया 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 150, 144 और x का एलसीएम 1080 है, 10 800 है, तो x के कितने संभावित मान होंगे। जब इस तरह क्वेश्चन है तो पहले जो संख्याएं दी गई उनका लासा निकाल लो। देखो अगर मैं इसका लासा निकालूं इन दोनों का, तो फैक्टर वाला तरीका लगा दो भाई। 150 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 6, यानी 5 घात 2, 2 और 3 बन गया भाई, 5 घात 2 25 हो गया, 25 दूनी 50 है 150। 144 से जब आप फैक्टर लिखेंगे तो 16 9 ये 144, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 2। अब हमें इनका एलसीएम लिखना है। देखो इन दोनों का जब एलसीएम लिखेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लिखेंगे तो हमारे पास 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। एलसीएम मतलब बड़ी घात है, 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये इनका लासा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि टोटल लासा कितना दिया गया है, ये देखो यहाँ पे 1000 मतलब 10 800। अब इसके भी फैक्टर बना दो, इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर वाले चैप्टर ने बताया कि अगर जीरो दिखे तो पहले उसको ब्रेक कर लिया करो। जीरो को ब्रेक करेंगे तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2 तो सीधे सीधे मिल जाएगा। 108, 108 होता है 27 गुणे 4, और 27 का मतलब होता है 3 की घात 3, और इसका मतलब होगा 2 की घात 2। इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई कर दो, इस वाले डाटा को, इस वाले डाटा को अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतनी बात क्लियर है। जब ये तुमको मिल जाए तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इनके टोटल गुणनखंड को आपस में सिर्फ घटाना है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूँ तो हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3, यानी 45। भाई नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। आप फैक्टर वाली क्लास देखिएगा। अगर हमें टोटल में देखें कितने फैक्टर हो रहे हैं तो 5 4 3, यानी कितने 60। अगर मैं टोटल लासा लूंगा तो फैक्टर होंगे कितने 60, और सिर्फ दो संख्याओं का लासा ले रहे हैं तो फैक्टर कितने हो रहे हैं 45, यानी जो बचे हुए फैक्टर का अंतर है वही हमारा x का मान होगा। x का मान कितना हो जाएगा 15। x के संभावित मान कितने हैं 15 है। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ फैक्टर वाले चैप्टर का था।
कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे 576 रुपये निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,608 रुपये हो जाते हैं, तो दर को नियत रखते हुए 16,000 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो देखिए 576 रुपये कै साल में, 3 साल में, कितने हो जा रहे हैं 4608। आपको मैंने बताया था कि जब चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो जितने का टाइम पीरियड का गैप होगा उतने की करनी लगेगी। अभी हम करनी लगा देंगे तो हमें निकालना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो सीधे पहले रेशियो ले लो। ठीक, अगर आप रेशियो लेंगे तो इसको अगर काट देंगे तो 1 और 8 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, 1 और 8 का मतलब इधर करनी कितने की हो गई, 3 की, और इधर भी करनी कितने की हो गई, 3 की। जब वापस जाते हैं तो करनी लगाते हैं, और अगर सीधे चलना है तो उतनी ही पावर कर देते हैं। इसका मतलब 1 रुपये की राशि कितनी हो रही, 2, और ये बात अब कितने साल की हो गई, 1 साल। हमें जाना कै साल है, 5 साल। तो जब 5 साल जाएंगे तो इसकी पावर 5 हो जाएगा यानी 1, और इसकी पावर 5 हो जाएगा यानी 32। तो 1 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 5 साल में, 32। अब बताओ 1 की जगह दिया कितना गया है, 16। 1 की जगह कितना देगा, 16, वही मतलब 16,000। जब क्वेश्चन किया करो जीरो को नेग्लेक्ट कर दिया करो, बाद में भी जीरो बढ़ा लिया जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 से गुणा करा दीजिए, 16 दूना 32, 16 दूनी 32 का 2। एक ही ऑप्शन में 2 है लेकिन एक ऑप्शन डी है, इसलिए मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। 32 का 2 हासिल आया 3, 16 3 48, 3 51, यानी 512। तो आंसर कौन सा सही हो गया, सी वाला। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, और फिर से मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसको बहुत सारे लोग फार्मूलेस लगाएंगे, फिर उसको घटाएंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है, मिश्रण था कितना 60, निकाल कितना लिए 12, अगर उसको थोड़ा सा हल कर लूँ 1/5, यानी 5 में से 1 निकल रहा। तो जो नीचे 5 है वो टोटल है कि नहीं, नीचे 5 हमारा क्या टोटल हो गया, क्या 60 और 5 दोनों टोटल है। ऊपर वाला निकाली गई मात्रा है यानी ये पानी है। ठीक, तो जो निकाल के मिला रहे हैं उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो बच रहा सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर 1/5 यानी 5 में से 1 पानी है तो 4 क्या होगा, दूध होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या हो बताओ। टोटल मिश्रण 5, दूध की मात्रा 4। ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो इसका कर दो स्क्वायर, सीधा समझ लो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, यहाँ कमी हो रही तो घट रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 25। इसका मतलब ये टोटल है, ये दूध है। अब हमें दूध और पानी का अनुपात बताना है, तो दूध हो गया 16, टोटल कितना है 25, 25 में 16 दूध है तो पानी कितना हो जाएगा 9। यही तुम्हारा आंसर होगा। कोई दिक्कत भाई, 16 अनुपात है 9। एकदम ओरल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं। अगर उस तरह लगाएंगे तो पहले निकालेंगे फिर घटाएंगे, लंबा होगा थोड़ा सा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे पुरुषों के एक समूह में 11 दिन में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 420 आंसर है। पीछे वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 120 मीटर लंबे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक खेल के मैदान को समतल करने की लागत कितनी होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, लंबा एक रोलर और व्यास, यानी ये बेलन का क्वेश्चन। किसका है, बेलन। अब जब बेलन चलेगा, ठीक है, जब बेलन चलेगा तो उसका वक्र पृष्ठ चलेगा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर वाला गोल वाला हिस्सा तो बाहर रहेगा, तो वक्र पृष्ठ चलेगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr, ये होता है ना। अब इसको अगर मैं वैल्यू पुट करके लगाऊं तो 2 पाई का मान 22/7 r, इसका आधा, व्यास का आधा यानी 35, 2πr/h, और h की वैल्यू कितनी दी गई है 150। ये एक चक्कर हो गए, और उसने चक्कर कितने लगाए हैं 750, तो टोटल इतना चलेगा। अब अगर ध्यान दें तो जो रुपया लिखा है वो रुपया लिखा है वर्ग मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में था। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाना है, सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 100 से क्या करना है
भाग करना है। क्लियर है? अब ध्यान दो, वर्ग मीटर यानी 2 बार है तो 2 बार भाग होगा। ठीक, 1 में 100 होता है, 2 है तो 2 बार 100 हो जाएगा। क्लियर? अब एक बार का खर्चा कितना लग रहा है, 1 का 2, तो खर्चा कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4950। इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 4950। बात क्लियर है भाई? कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि बताने में टाइम लगता है। बाकी अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, जब करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा 30 से 35 मिनट लेंगे बस। मैंने जब इसको लगाया था तो मुझे 20 से 25 मिनट लगा। बताने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं 20-20 में, तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी है। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते रहेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलते रहेंगे। तो हम टॉपिक वाइज भी देते रहेंगे आपको और एक सेट प्रैक्टिस का भी कराते रहेंगे। हर 2 दिन बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।